इसके बाद में मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा एक पुस्तक है, ये 1923 में लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, मतलब पूर्व के प्रजातंत्र। पूर्व मतलब ये भारत हो गया, जैसे चीन हो गया, ये सब पूरा पूर्व हो गया। इसके अंदर प्रजातंत्र है, यूपी में ही पड़ता है, तो यूपी की उनकी राजधानी है लखनऊ। उस विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर राधा कमल मुखर्जी जी रह चुके हैं। इस पुस्तक के अंदर ये कहते हैं कि अमंग द आर्यन, भाई आर्यन के बीच में, आर्य लोगों के बीच में, फिर अब आज किसको बोल रहे हैं, इसकी परिभाषा देते हैं। रोड, गुजर, जाट, सैयद एवं पठान, सिर्फ 5 जातियों का जिक्र करते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, सिर्फ 5 जातियों का जिक्र करते हैं कि भाई ये आर्य हैं और इनके गांवों में एक प्रकार का प्रजातंत्र होता है। और ये शायद ग्रीस, यूनान के भी प्रजातंत्र से पुराना है। इस प्रकार से वो रोडों का उल्लेख करते हैं गिनी चुनी आर्य जातियों के बीच में। और वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते, उसके बाद वो पीछे एक और पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि ये जातियां जो हैं, जैसे कि अवान, दक्खड़, रोड और जो है साथ में इन्होंने 7 गुज्जर, अवान, दक्खड़, रोड एवं गुज्जर और मेयो, 5 जातियां। फिर थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं, 4-5 जातियों का इनाम दिया। उन्होंने कहा कि इन जातियों के बारे में हमें साफ प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये अपने क्षेत्र में या तो आज भी राजनीतिक रूप से बहुत ही डोमिनेंट है या बहुत ही रिसेंटली रह चुकी है। भाई मौजूदा काल थोड़ी सी पहले हम देखें तो ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट रह चुकी हैं ये जातियां, जिसमें कि रोडों का नाम लेते हैं। तो आप देखिए राधा कमल जी, जैसे मैंने कहा, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे ये, या छोटे मोटे विशेषज्ञ नहीं थे ये, लखनऊ विश्वविद्यालय के उप कुलपति वाइस चांसलर थे और वहां बहुत ही अच्छी पोजीशन पर थे। और इनको अपने समय का 1920 के दशक का भारत का जो है बहुत अग्रणी सोशल साइंटिस्ट माना जाता था, समाजशास्त्री। तो एक इतने बड़े समाजशास्त्री रोडों के बारे में यहाँ तक बात कही है, और जबकि आज हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पिछले 20 वर्ष से जिन्होंने हमारी बिरादरी के अंदर पहचान का संकट बना के रखा हुआ है। हम लोग कभी भी पहचान के मोहताज नहीं थे, हमारा बहुत ही भव्य इतिहास है। इसमें ही हम अगर जब पीछे की तरफ जाते हैं तो ये तो बहुत ही हम अंग्रेजी समय की बात कर चुके हैं, इसी में अगर हम और पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जो रोड हैं इन्होंने समय समय पर जो है भारत के लिए बहुत बलिदान दिए, बहुत सारे बलिदान दिए। 1857 की जो क्रांति थी उसमें भी जिक्र आ जाता है कि भोजपुर, आपके पास कई गांव हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, रोडों का गांव भोजपुर, वहां पर कई रोडों को जो है फांसी की सजा हुई। उसके अलावा जो 1901 का सेंसस है, भारत का सेंसस है, उसमें 2 रोड जो है अंडमान में दिखे। उस सेंसस के अंदर आप एक बार गौर कीजिएगा, 2 रोड अंडमान में दिखे। वहां अंडमान में क्या था, काला पानी की सजा, यानी कि ये लोग भी जो है क्रांतिकारियों में जरूर थे। उस समय रोड क्रांतिकारियों में कुछ रोड अवश्य सक्रिय थे, जिनमें से 2 का हमें यहाँ पर ये भी उल्लेख मिलता है कि वो शायद काला पानी की सजा वहां अंडमान में काट रहे थे। उसके अलावा हम और पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें जो ये पूरा मुस्लिम काल था इसमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि जो अहमद शाह अब्दाली था 1739 में जो है उसके विरुद्ध 20,000 सैनिकों ने ये अपने थानेसर और करनाल के क्षेत्र में उससे बहुत ही भयंकर युद्ध किया था। उसी युद्ध के तहत अगर आप देखेंगे तो रोडों के कई गांवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन 20,000 सैनिकों में रोड वीर भी लड़ रहे थे और उनके गांवों को खासकर टारगेट करके अब्दाली ने जलाया था, जिसमें कि हमारा भी गांव पड़ता है जो कादियान अब कतलाडी में है। हम जो कादियान हैं, हम आज की डेट में कतलाडी में रहते हैं, पर ये हम सब जानते हैं कि 10 पीढ़ी से पहले जो हमारे पापा थे उनका जो गांव था वो अब्दाली की सेना ने ही जलाया था। तो ये देखिए, तो यहाँ अब्दाली के समय में आ गया। उससे जब और पीछे की ओर चलते हैं तो जो बाबर के विरुद्ध एक बहुत ही भयंकर विद्रोह हुआ था हरियाणा क्षेत्र में, जिसके तहत कलायत के 360 खेड़े उजड़े थे। अगर आप देखेंगे कलायत के 360 खेड़े उजड़े थे, उनमें बहुत से रोड गांव थे, यानी कि ये लोग उस क्रांति में भी, उस संघर्ष में भी, उस विद्रोह में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसमें से जो है इम्बेडकर ने कई गोत्रों का नोट किया हुआ है कि कौन कौन से गोत्र कलायत से आए हैं। तो अगर आप इम्बेडकर के लेखों को दोबारा से देखेंगे अंग्रेजी समय से, तो जिन जिन गोत्रों का ये
से आए हैं, इसका आप समझ लेना कि ये वही बाबर के विरुद्ध विद्रोह से ही जहां पर इनके खेड़े उजड़े थे वहीं से उठ करके ये आए हैं जहां पर भी आज की डेट में मौजूद है। इनमें से एक तोरण गोत्र है जहां तक मेरा अंदाजा है। तो तोरण गोत्र जो पंचकामी में रहते हैं ये जुड़ड़े और असंध के पास में है। उस क्षेत्र में जो तोरण है इस बाबर के विरुद्ध विद्रोह से ही उठ करके आए हैं। उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उनके पूर्वजों। सिर्फ उन्होंने नहीं और भी रोड थे, जैसे आज ही का क्षेत्र है जैसे ये अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लोगों को ये उल्लेख मिलता है कि लगभग 500 वर्ष पहले राजा महिषचंद्र रोड होते थे कुंडरी फतेहपुर क्षेत्र में, फतेहपुर कुंडरी में। उनकी सैयदों से बैर हुआ था, सैयदों से बहुत भयंकर मारकाट उनकी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में शायद ये जो जीत गए थे, आप लोग जीत गए थे जो महिषचंद्र जी के फॉलोअर थे जो उनके साथ में लगे हुए थे, परंतु फिर आप वो क्षेत्र छोड़ करके यहाँ आ गए थे क्योंकि वो लोग उस समय मजबूत थे। अगर आप देखेंगे तो उस समय जितने भी लोग इस्लाम में जाते थे मजबूत थे। इसके बाद एक तरह से राजनीतिक संरक्षण होता था, अगर ये चाहते तो वो आप फौज ही बुला लेते और जो है एक तरह से हमें बिल्कुल ही नहीं नाबूद कर सकते थे। तो इस चक्कर में जो है जबकि वहां लड़ाई लड़ी और उसका सैयदों पूरा विरोध किया, परंतु उसके बाद जो है हाथ छोड़ करके दूसरी जगह पर आ गए कि भाई यहाँ शायद हमारा वंश अधिक इसको एक मौका मिले फलने फूलने का। तो ये आप लोगों की कहानी है। उससे भी पीछे चले जाते हैं तो बलबन जो था गियासुद्दीन बलबन और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों के काल में रोडों की बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई बादशाही दलों से। बलबन वाली का खास जिक्र करता हूँ क्योंकि ये जो बलबन वाली जो बात है इसमें जो है हरियाणा की एक और बहुत ही पराक्रमी जाति होती थी जिस पर इसका प्रभाव पड़ा और वो थे जो दक्षिण हरियाणा में मेवात क्षेत्र है वहां पर रहने वाली अति पराक्रमी जाति मेव। तो ये जो मेव है आज के क्षेत्र आज के डेट में तो आप देखेंगे सब इस्लाम में जा चुके हैं, परंतु बलबन के समय में इन लोगों ने बहुत ही भयंकर विद्रोह किया था और बलबन ने इनका बहुत बुरी तरह से दमन किया था जिससे 1 लाख मेवों के मारे जाने की बात सामने आती है। आप कहीं पर भी देख लीजिए रिटर्न सोर्स में भी मेवों का 2 बार बहुत बुरी तरह से दमन किया गया मेवों का, दोनों बार लाख मेवों के आसपास मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में तादाद में ये लोग मारे गए थे। तो जो बलबन के समय में इनका विद्रोह हुआ तो वहां पर जो 5 बड़े मेव सरदार थे वो जो है करनाल की रोडों के पास शरण में आ गए थे। इस मतलब पूरे विद्रोह के बाद इस पूरे प्रकरण के बाद जिसमें बहुत से मेवों को मार दिया गया, ये लोग रोडों के पास आए थे। उन रोड का भी जिक्र जो है आपको आप ही के क्षेत्र के पास में रहने वाले शोरम जिले में जो शोरम जो गांव है, शोरम गांव में जो आपकी एक पाल्यान खाप है उनके पास पुराने रिकॉर्ड है। अगर आप शोरम खाप के रिकॉर्ड में देखोगे तो ये जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ बलबन वाला, वहां पर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। तो इसमें वो लोग तो करनाल के रोडों के पास शरण लेने आ गए थे मेव और यहाँ पर जो है किसी ने चुगली कर दी थी बादशाह मतलब बलबन के पास उस समय कि ये लोग वहां पर जाकर के इन्होंने शरण ली हुई है। उसके बाद उन्होंने रोडों से कहा कि आप इनको हमारे सुपुर्द कर दो। रोडों ने कहा नहीं भाई ये तो हमारे भाई हैं, हम इनको बिल्कुल सुपुर्द नहीं करेंगे आपके। तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर आपको लड़ाई उठनी होगी। तो रोडों ने कहा हम उठ लेंगे लड़ाई, आप भेजो अपनी तरफ से सेना। उन्होंने सेना भेजी थी, यहाँ पर बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी करनाल के क्षेत्र में और इस लड़ाई में जो है वो मेव सरदार मारे गए थे और करीब 5000 रोड जो बहुत ही वीर थे जो रोड वो भी मारे गए थे। परंतु इन्होंने मरने से पहले उस जिसने चुगली करी थी उस आदमी को ये पहचानते थे, उसको तीर से भेज दिया था। ये रोड जो थे बहुत अच्छे तीरंदाज होते थे, भाला फेंक भी बहुत अच्छे होते थे, जैसा कि आज आप भी देख सकते हैं नीरज चोपड़ा आप ही की जाति के युवा ने जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भाला फेंक के अंदर। तो ये आपके अंदर बहुत पुराना गुण है रोडों के अंदर भाला फेंकने का। तो इससे पहले जो है बलबन के भी समय से पहले और पीछे जब जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है ये तरोड़ी की लड़ाई में जो रोडों ने योगदान दिया, इसमें जो है यदि आप इस तरोड़ी की लड़ाई को जब हम अच्छी तरह से विश्लेषण इसका करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मेन फौज जो लड़ रही थी थानेसर अमीनगढ़, क्योंकि तबाकते नसीरी एक पुस्तक है पर्शियन ऑथर की लिखी हुई फारसी लोग, उसमें वो बोलते हैं अमीनगढ़ ये जो अपने तरोड़ी है
अपना एक ये जो है थानेसर का भी किला है, फिर करनाल में किला होता था जहाँ कोट मोहल्ला है आज की डेट में, और वहां पर भी आज भीड़ तो गोत्र के रोड ही रहते हैं। भीड़ आपके यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कलसी गांव में भी है, तो गंगो के पास में। तो आ रही है आवाज आपको मेरी? तो इसमें जो है हमारे जो ये बोल रहा था आपको कि जो हमारे गीड़ हैं ये कोट मोहल्ले में रहते हैं, और ये कोट मोहल्ला भी उस समय पर जिला था। तो जो ये हमारी सतनोड़ी में दोनों लड़ाई हुई, जिसमें से पहले वर्ष हम जीते और दूसरे वर्ष हमारी जो है उन्होंने ये डॉक्टर साहब आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या डॉक्टर साहब? आवाज आ रही है क्या? आपको आ रही है, बोलिए। रिटर्न में मैसेज करते हैं आपको, रिटर्न में। रिटर्न में मैसेज देख लो, रिटर्न में। जी जी काम खत्म व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो जी। तो यहाँ पर जो मतलब रोडों का जो है इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा, और सिर्फ ये रोडी की लड़ाइयों में ही नहीं, जो चंद्रावली की लड़ाई है ना, यदि आप इसमें भी देखेंगे चंद्रावली की लड़ाई जो हुई बहुत बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा के पास में, उसकी जो है हमारे रोडों के अंदर फोकलोर है। यदि आप चंद्रावली के गाने देखेंगे तो वो सारे के सारे जो है ना वो चंद्रावली की लड़ाई से संबंधित है, तो वहां पर रोडों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके अलावा कालिंजर में एक तीसरी बड़ी लड़ाई हुई, जहां पर कि ऐसा मतलब हमें पता चलता है जब हम इतिहास का विश्लेषण करते हैं कि कालिंजर में जो ये वहां पर परमल चंदेल थे, उन्होंने तुर्कों से हाथ मिलाने का प्रयास किया, परंतु उनके साथ में ही ये महर्षि परिहार रोड के पुत्र थे अजय सिंह। अजय सिंह ने जो है उनको ये पसंद नहीं आई, उन्होंने परमल वहां पर जो है समाप्त कर दिया, और उन्होंने उसके बाद वो संधि का प्रस्ताव वापिस ले लिया, जिससे कि लड़ाई जारी रही। तो ये सब जो है रोडों का इतना बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा बादली की लड़ाई के बारे में सारे रोड जानते हैं, जिसका ही पाठ आपको वर्णन भी देते हैं। और बादली में जो है ये जो साइट है बादली की, इसमें आज की डेट में हम आप कोई बहुत खुशखबरी दे दें, यहाँ पर बहुत से पुरातत्व का सर्वे हो चुका है और खुदाई चल रही है। उस खुदाई के अंदर बादली से बहुत ही अच्छे से अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कि एक गणेश जी की प्रतिमा मिली है, वो प्रतिमा बहुत ही भव्य प्रतिमा है। तो ये जो बादली की ये रियासत की जो है, ये रोडों की बहुत पुरानी रियासत है, जिसको रोड राजा पालन देव ने स्थापित किया था आज से हजारों वर्ष पहले। इसके अलावा आपके क्षेत्र में सोनौली है, तो सोनौली की बात हम यहाँ पर जरूर इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सोनौली है और ये जो कांठा क्षेत्र है बागपत के आसपास, यहाँ पर बहुत से खेड़े हैं जिनको इस क्षेत्र के निवासी पलटा हुआ खेड़े के नाम से पूछते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं कि ये पलटा हुआ खेड़ा कैसे है, तो रेवंत विक्रम सिंह जी बोलते हैं कि यहाँ पर ये रोड राजा होते थे, तो रोड राजा एक पूरे क्षेत्र में होते थे सोनौली को मिला करके, और इस सब को जो है पलटा हुआ खेड़े के नाम से इस पूरे इलाके को कहा जाता है, और ये रोडों का यहाँ पर राज्य होता था। और इसी में जो है इसकी जेनेटिक्स के परिणाम अब हमारे पास कुछ कुछ आ रहे हैं। तो वो जो सोनौली में जो हमें कुछ योद्धा मिले हैं, प्राप्त हुए योद्धा, वो योद्धा जो हैं वो कुछ हद तक हरियाणा में मैच हो रहे हैं, उनका जेनेटिक्स, उनका डीएनए। तो हरियाणा में इसके साथ, तो इसमें अब आपको बता दें कि हमारे जो एक स्टडी हुई थी जो 2018 में अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित हुई थी, उसमें हमने रोडों के डीएनए की बहुत ही डिटेल में एक विश्लेषण हमने उसके ऊपर दिया हुआ है। और वो जो डीएनए है वो स्वात घाटी में मिले कुछ प्राचीन नमूनों से ऑलरेडी मैच हो गया है, जो कि आपके कश्मीर के पास में है। और अब ये खुशखबरी ये है कि सोनौली में भी ऐसे ही अभी तक प्रारंभिक रुझान इसी प्रकार के हैं कि शायद ये भी रोडों के ही समीप है। तो यानी कि ये जो महाभारत कालीन वहां पर जो ये पूरा पलटा हुआ टीला वाला क्षेत्र है कांठा के आसपास, ये पूरा रोडों का क्षेत्र था। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो रोड है और ये जो पौरव है, इनमें कुछ बात है। और इस चीज की पुष्टि हमें जो है
ये भविष्य पुराण से भी हो जाती है, जहां पर कि रोड राजा महर्षि परिहार जो थे, उनके रोड राजा महर्षि परिहार की बहन जो पृथ्वीराज के पास जाई हुई थी, उसके पुत्रों को गौरवांश कहा गया है। गौरवांश तो ये सारे रोड थे, अति पराक्रमी थे। तो ये चंदेल और चौहान युद्ध हुआ था, इसमें इन रोडों का, इन सेनापतियों का बहुत ही जबरदस्त योगदान था। कौरवांश जो थे, तो ये जो रोड और कौरव है, ये एक ही जाति है। इसी चीज का प्रमाण हमें कुषाण वंश में भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब हम कुषाण वंश के रोडान नाम के स्थान को देखते हैं, रोडान जो है, रोडोस ने बहुत पहले एक मध्य एशिया में एक स्थान कायम किया था, बिल्कुल चीन आज जो है चीन के अंदर जाकर है, परंतु वो पहले मतलब जो मध्यकालीन समय था उसमें वो रोडों का एक बहुत बड़ा गढ़ था, जिससे कि हम पूरे मध्य एशिया में सिल्क रोड को, जहां से पूरा व्यापार होता था, उसको कंट्रोल करते थे। तो वहां पर जो कुषाण भी है, उनके बारे में भी अंग्रेजों ने जब विश्लेषण किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है, ये कौरव, इनके जाति का ऐसा लगता है कौरव है। और वही जैसा मैंने बताया, वहां पर रोडान नामक स्थान भी है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं कि जो रोड और कौरव है, ये एक जाति है। तो इसी कारण अगर आप हमें हमारे जो बैनर देखेंगे, जो अंचल वाहिनी ने बनाया है, जिसमें आपको राजा दक्ष की भी तस्वीर मिलेगी, उसके साथ में है एक कुरु वंश का निशान। तो वो निशान जो है, वो रुद्र बिरादरी की पहचान है, क्योंकि जैसा हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, रोड और कौरव में कोई अंतर नहीं है। इसका भाटों में भी हमें अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका प्रमाण दिया है, क्योंकि उन्होंने जैसे गादियान को, हमारे गोत्र को उन्होंने युधिष्ठिर से बताया है, ऐसे ही हड़ताल गोत्र को अर्जुन से बताया है। इसी प्रकार से कौरवों से भी रोडों में कई गोत्र जो है भाषाओं ने हमें बताए हैं। तो ये जो कौरव पांडव जो पूरा ये भरत वंश है, ये भरत वंश जो है, इसका आज की डेट में अगर तो सबसे नजदीकी डीएनए अगर किसी बिरादरी में है, तो वो रोड बिरादरी में है। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा अंत में कि आप जो है आपस इतिहास पर बहुत पूरा गर्व कर सकते हैं, बिल्कुल। और आप जितना भव्य इतिहास जितना आपकी जाति का, उतना शायद ही किसी और जाति का हो। तो इससे हमें, हमारे पास जो है बहुत से प्रमाण है, और आप इसको बिल्कुल जो है पक्षपात समझ के ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। की आवाज साउंड एप्लीकेशन बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग कादियानी जी, आपको ने बहुत गहराई से और बहुत तथ्यों के परिणाम है, उनसे हमें सबको ये बात समझाने का प्रयास किया है कि ये हमारे रोड बिरादरी कई सदियों से और बहुत लंबे समय से कायम है, स्थापित है। स्पीकर के पास में देना। और इसका बलिदान और इसकी वीरता के किस्से अनेक इतिहासों में, अनेक पुस्तकों में लिखे गए हैं, दर्ज हैं। अब इसी कड़ी में मैं हमारे मुख्य अतिथि इतिहासकार रामदास जी से आग्रह करूंगा कि अब वो इतिहास से संबंधित जितने भी हम जानकारी उनसे ले सकते हैं, बैठ के तो जितना समय हम देंगे, सुनेंगे, उनसे निवेदन करता हूँ अपने ऐतिहासिक तथ्यों से इस सभा को जानकारी दें। और हम सभी का सौभाग्य है कि हम तो अपने घर और गांव में बैठे हैं और रामदास जी को उनसे चल करके आए हैं, और ये पूरी टीम है हमें समय दे रही है, हम इसके बहुत आभारी हैं। और अब मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए रामदास जी से निवेदन करता हूँ कि आप इस रोचक जानकारी को हमारे बीच साझा करें। बहुत चल आज से सभी को नमस्कार। आज से 25 साल पहले शाम में आया था तो विमान से निकल पास, तो विमान से उनके पुत्र थे राम कुमार जी, मैंने उनकी लाइब्रेरी में काम किया, काफी मैटर से मिले। तो रोड इतिहास पे आने से पहले मैं थोड़ा सा भारत के बारे में बता देता हूँ। हमारा संकल्प मंत्र जो है उसमें क्या लिखा है, जम्बू द्वीप अर्थात भारत से हम चाइना को निकालते हैं, जम्बू द्वीप
इंडिया इंडिपेंडेंट नॉन डिवाइडेड एशिया। अगर एशिया जो है जो टुकड़े नहीं हुए थे वो इंडिया है। उसके बाद भारत, आप उत्तरांचल में चार धाम है, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए हो गए, उसके पीछे कैलाश पर्वत है, आगे जो है भारत पर्वत और केश पर्वत है। उस भारत पर्वत के नाम से हमारे देश का नाम जो है भारत। भारत के बाद है भारतवर्ष और झारखंड। अगर हम भारत के मध्य से कन्याकुमारी से अयोध्या से जनकपुर एक लाइन खींच दें तो इस लाइन के पूर्व और दक्षिण का जो भूभाग है वो भारतवर्ष है। राजा ऋषभ के लड़के हुए भरत के नाम से इसका भारतवर्ष नाम है। इसके 9 खंड है, इसके अंदर 9 खंड का मतलब चंपा द्वीप, वियतनाम भारत का है। उसके नाम वरुण जिसे बोल में बोलते हैं, मलेशिया हमारा है, और श्याम ये अपना ताइवान, सूरन सुमात्रा, कंबोडिया, और मलेशिया ये आपका जावा, और दीपांतर भारत जिसको आजकल इंडोनेशिया बोलते हैं, आखिरी खरीद किया था। और भारत खंड जो है 9 खंड इसके अंदर है, कैकेई, ईरान, बलोचिस्तान जिसका नाम उस टाइम था बलिहिंद, उसके बाद है सिंध पाकिस्तान वगैरह, और ये सर हिंद जिसको हम हिंद बोलते हैं हिंदुस्तान, ये लंका, सिंध, और ये आपका भूटान, नेपाल, बर्मा वगैरह ये। और मैं रोड इतिहास पर आता हूँ। हमारा रोड वंश का जो इतिहास है 5204 साल का है, ऑन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड से बाहर मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा। ये 2 किताबें हैं, आचार्य रामदेव का भारतवर्ष का इतिहास आधार, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का महाभारत खंड आदि पर्व पृष्ठ 48 दिलचस्प। यहाँ क्या लिखा है, महाराजा अत्रि हुए, अत्रि की धर्मपत्नी थी अनसुईया से पुत्र हुए चंद्र से आर्य जाति का चंद्रवंश है। राजा चंद्र से 44 पीढ़ी गुजरने पर राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुंदरा से 3 पुत्र शांतनु, सरदार देवा के माबाहु और बालिका, 3 पुत्र हुए। ये जो शांतनु थे उनके पुत्र थे गांगे, विचित्रांग, विचित्र, और सरदार देवा भी माबाहु हुए थे, उनके पुत्र थे वीर गुरु, रोड वंश जिसने चलाया है, जिसके हम मतलब वंशज हैं। और तीसरे थे पारहित जिसके पुत्र थे अरूढ़ से अरूढ़ वंश, ये अलग हुआ हमारे से। तो ये हमारा इस तरह से महाभारत से विकास है। उसके बाद क्या हुआ, ये दी स्टडी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इंडिया 1953, सामान्य सिल्वर जुबली इशू टू द जर्नल ऑफ इंडिया हिस्ट्री नंबर 143 परशुराम विशाल। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। भारत का जुबली सिल्वर जुबली मनाया है, उसमें एक जर्नल छपा है, उसमें लिखा है कि आज से 5000 साल पहले जब परशुराम दूसरे द्वितीय ने कुछ रोड़ों को ललकारा लगने के लिए, उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि और है, और लड़ने से इनकार कर दिया। यही से रोड़ों से जो अरोड़ भाई थे वो अलग हो गए। अब आगे है कैमा मुंशी महामुनि ग्रंथ, भगवान परशुराम ग्रंथ। इस ग्रंथ में लिखा है कि सहस्त्रार्जुन ने वीर गुरु को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया, और वो सेनापति जो है उनकी मतलब सहस्त्रार्जुन का सेनापति रहा। उसके बाद इसी किताब में आगे लिखा है कैमा मुंशी भगवान परशुराम ग्रंथ व महामुनि ग्रंथ। अब वहां से विकास कैसे हुआ, हस्तिनापुर में जो विचित्रांग की चित्रवीर्य की अचानक मृत्यु हुई, दोनों पत्नियां विधवा होगी, बाल बच्चा खाली। उसके बाद गांगे में दबाव डाला जाएगा भीष्म पिता ने, उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा नंबर था वीर गुरु का, कहने लगे इसके बिठा दो। जो उनकी माता थी सत्यवती, शांतनु की दूसरी पत्नी, उसने इनकार कर दिया कि जो शांतनु का वंशज नहीं है उससे इनका कृपा नहीं करूँ। इसी चीज को मतलब महसूस करके, गिला करके, जो सरदार देवा की माँ बाप था अपने परिवार को ले गए और कुरुक्षेत्र के दक्षिण में आदित्यवन
के अंदर रह गया और वहाँ उसने चक्रापुरी नगरी बसाया गया और अपना निवास स्थान कर दिया। चक्रापुरी नगरी ही महाभारत में चक्रव्यूह रचेगा और वो चक्रापुरी नगरी आज का अमीन है। अब दुर्गाचार्य लिखित यास की निरुक्ति 2:1 अनुसार इसमें क्या लिखा है, जो ही सरदार देवा की माँ बाबू अपने परिवार ने लेकर हस्तिनापुर से निकला और कुरुक्षेत्र में आबाद हुआ, उसी वक्त महाकाल पड़ा हस्तिनापुर। भीष्म पिता में उसको लेने के लिए आए सरदार देवा की माँ बाबू को, कोई जाकर वापिस बस नहीं गए, उन्हें बात कर दिया, वापिस तो वो गई नहीं। लेकिन वहाँ जाकर हम जो किए जिससे वहाँ पर जो अकाल था वर्षा हुई और महाकाल पड़ गया। अब इससे अगला पेड़ है, ये है डॉक्टर दामोदर झा सृष्टि का इतिहास, पृष्ठ 5 पे लिखा है। इसमें लिखा है कि शांतनु और सरदार देवा के माँ बाप का इतिहास। इसके बाद सुधाके भाट देशराज गांव तुंगा, इसमें लिखा है कि जो वीर गुरु थे उनकी पत्नी कलावती जो चमन ऋषि की पुत्री थी, उनसे पुत्र हुआ तालमदेव। तालमदेव की पुत्री अंतर आत्मा देवी जो अंतर ऋषि की पुत्री थी, उनसे पुत्री हुई चतरंगा और चित्रंग पुत्र है। चतरंगा का विवाह मथुरा के शासक से कर दिया। अब इसके बाद आगे श्री हरिवंश पुराण 34वां अध्याय पृष्ठ 122 में लिखा है, 122 में, जिस पर चतरंगा शांतनु गए उसके अपने मथुरा के शासक सूरसेन के गई थी, उस वक्त उनकी बड़ी जो पत्नी थी बहुत राजकुमारी, उसे 10 पुत्र हुए, वासुदेव वगैरह जो संयोग की तरह। और जो ये दूसरी थी चतरंगा वीर गुरु की जो पुत्री थी और तालमदेव की जो पुत्री थी, उनसे 5 पुत्री हुई। ऋतुकीर्ति, श्रुतदेवा, श्रुतसर्वा, राजा जी थी, ये पुराणों के अंदर लिखा है। इसके बाद राजा कुंती बोध गया, कुंती बोध के संतान थी, उसने प्रीथा को गोद ले लिया। प्रीथा को जब गोद लिया तो उस कुंती बोध का नाम जुड़ने से उसको कुंती कहने लगे। और ये जो राजा मतलब अपने धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों कुंती पुत्र हैं। कौनते हैं, इनको कोई पांडव नहीं कहा, कौनते का हर जगह नहीं कहा, क्योंकि कुंती पुत्र थे और कुंती का वंश इन्होंने नहीं चलाया। तो इसके बाद अब ये नाती हो गए पांडव के हैं, या अर्जुन, भीम और ये जो धर्मराज युधिष्ठिर, ये वीर जो रोडों से सिताब उसके नाते हो गए। इस करके जब भी उनका कोई संकट पड़ता था वो सीधे अपने चक्रपुरी नगरी में पहुंच जाते अमीर। तो अब वैद्य साधी राम वशिष्ठ द्वारा लिखित धर्म क्षेत्र आदि वन चक्रपुरी नगरी वर्तमान गांव अमीर। जब उनको के महल में फूकने लगे, वहां से बच गए ये 3 लोगों को उसने चाचा विदुर ने चक्रपुरी नगरी भेज दी अमीर के पास। वहाँ ये गुप्त रूप में रहते रहने के बाद जो एक यक्ष वार्ता आती है, भाई यक्ष ने प्रश्न किए उससे भीम से, वो बोल गया दूसरा, फिर उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर से किए। वो आज भी यक्ष अमीन के पूर्व साइड में सूर्यकुंड तालाब है, उसके किनारे पे है। उसके बाद जो हिडिंबा का और भीम की शादी हुई, वो अमीन के पूर्व साइड में रेलवे लाइन पार करके वहाँ चोरी डाबर है, उससे शादी हुई। भीम ये जो अभिमन्यु था यहाँ पैदा हुआ, घटोत्कच यहाँ पैदा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इस परिवार को, क्योंकि दोनों परिवार हस्तिनापुर वालों के दुश्मन थे, वीर गुरु भी वहां से निकल गया था और ये जो कुंती पुत्र थे इनको भी निकाला गया था। इस पूरे दोनों परिवारों का विनाश करने के लिए जो चक्रपुरी नगरी था, इनका निवास स्थान था, उसको महाभारत में चक्रव्यूह घोषित करते हैं, मतलब लड़ाई का मैदान उसको ही घोषित करते हैं। पूरी महाभारत को चक्रव्यूह के एक घूमती दिखाई दे रही है। अब इसके बाद एक रिपोर्ट आपके बंगाल में छपी है, और जो IAS IPS है उसको इसी तरह ICS वगैरह के एग्जाम होते थे मिलिट्री के, न उसके अंग्रेज सरकार के, उसमें ही प्रश्न आया और वो रिपोर्ट है, पेज है 243-46 अंग्रेजी में। ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड बाय W. द्वारा लिखी गई है।
बंगाल सिविल सर्विस, बंगाल जिस तरह हरियाणा सिविल सर्विस, भारत सिविल सर्विस, इसी तरह बंगाल सिविल सर्विस के उसमें ये पर्सन आया है। 4th वॉल्यूम है, कलकत्ता ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग हो चुका है। इसका मैं इंग्लिश अनुवाद बदलाऊंगा। उसमें लिखा है कि रोड ए स्मॉल कास्ट कल्टिवेटर्स इन द वेस्टर्न, ये किताब बांटूंगा जी मैं, लेके जाइए। हाँ ये किताब बांटूंगा, लेके जाइए। तो उन्होंने लिखा है स्मॉल कास्ट छोड़ती जाती है, कल्टिवेटर्स जिम्मेदार हैं इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मतलब पंजाब के पश्चिम भाग में। अब आगे क्या है, सिंह रिपोर्ट है। The real seat of the Punjab rose in the great Har jungle south of the Thanesar on the borders of the Karnal and Ambala district, where they hold a 84 nominally of 84 villages, of which the village of Amin, where the Kunti Putra Pandavas arranged their forces before their last fight with the Kauravas, is their head village. Amin, but the roads have spread down the western Jamuna, central into the lower parts of Karnal and into Jhelum in considerable numbers. They are fine, stalwart men of very much the same type as the Jats, whom they almost equal as husband and man, their women also working. Amin, उपरोक्त रिपोर्ट कलकत्ता बंगाल सरकारी प्रेस में 1896 में प्रकाशित हुई। रोड वंश से खेती बाड़ी करने वाला वंश है, जिस बारे विल्सन ने लिखा है कि पंजाब का रोड वंश का वास्तविक निवास स्थान थानेसर के दक्षिण में ढाक के जंगल में है। अम्बाड़ा और करनाल की सीमाओं पर स्थित है, जहां पर रोड वंश के 84 गांव आबाद हैं, जिनमें से गांव अमीन इनका मुख्य गांव है, जहां पर कुंती पुत्रों ने कौरव सेना से आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सेनाएं एकत्रित की। परंतु रोड वंश यमुना करनाल के मध्य भी बड़ी मात्रा में आबाद है। ये खूबसूरत और लंबे कद के हैं, जो जाटों से मिलते जुलते हैं। ये हमेशा महिलाओं के साथ खेती बाड़ी का इनमें जो अब तक पढ़ा है मेरा कोई समझ नहीं आई, मतलब जो रिपोर्टें थी मैं तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, महाभारत से लेके और अब तक गया। अब जो मैं निष्कर्ष कर रहा हूँ, महाभारत युद्ध से पूर्व रोड वंश के संस्थापक वीर लुरु के पिता सरदार देवा के माँ बाप ने हस्तिनापुर से उठकर कुरुक्षेत्र के दक्षिण में अदिति वन में चक्रापुरी नगरी को आबाद किया था, जिसको महाभारत युद्ध के समय चक्रव्यूह बनाया गया था। महाभारत युद्ध के बाद अभिमन्युपुर तथा पृथ्वीराज चौहान के कत्ल के बाद अमीन गांव नाम से जाना जाता है। यह रोड का आदि हुआ था, अर्थात इससे ये सीधा प्रमाण है कि महाभारत में रोड शामिल थे कौरवों के खिलाफ। अब ये दूसरा है 102। ये गोगावीर चौहान है और वीर है गोगावीर चौहान, जिसने सोमनाथ के मंदिर में लड़ाई लड़ी थी और वहां से जो है पूरा ये वीर के बाद में। दूसरा इसमें पृथ्वीराज चौहान है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो लिखे हैं नहीं, संक्षिप्त में करूँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत संक्षिप्त में करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, बहुत संक्षिप्त में करूँगा। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है, इसके ऊपर मैं 1-2 लाइन पढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ता, फिर इसमें ये किताब दूँगा आप पढ़ते हैं। तो अभी तक ये कहते हैं कि इन्होंने 17 लड़ाई वो मंदिर उसने गौरी ने लड़ी, गजनी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उनको हराया और 16 बार रहा, 17वीं बार को जीत गए और उसको गजनी ले गया उठाया। यहाँ पे ये सभी पढ़े लिखे हैं, मैं जो आर्मी से हूँ, पुलिस से हूँ, मैं इसका जो विश्लेषण करता हूँ, क्या उस समय वो गौरी कौन था? अनंतपाल जो शासक था, उसका त्याग्या वाला लड़का था, उसके कई महीने चले उन्हें त्याग दिया, जिसने बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। और वो तो गौरी जिसके पास जो त्याग्या वाला लड़का, जिस पे सेना भी नहीं, और वो पृथ्वीराज चौहान जिसके पास 18,000 हाथियों की सेना, 2 लाख घोड़सवार गिन पैदल। क्या जब वो यहाँ से घोड़े की पीठ पर उसको लेकर जा रहा था, रास्ते में किसने रोका? वहाँ गजनी चंद्रवर्ताई तो पहुंच जाता है, लेकिन वो सेना नहीं पहुंच सकी। ये सारा मनगढ़ंत कहानी है।
मनगढ़ंत यूं है कि इनका जो कत्ल था वो तो अपने ने किया था, यहीं पे पूरा इसमें पढ़ोगे किसने किया कैसे किया। अब इसमें एक वक्त ना कर्नल टाड क्रिक राजस्थान नामक पुस्तक पृष्ठ 82 के अनुसार मंगल प्रकाश साहित्य यहाँ से लिखा है, मैंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है और उन सब की सम्मति यही है कि दिल्ली के सियासत पर राजा युधिष्ठिर से पृथ्वीराज चौहान तक 4100 वर्षों में क्षत्रिय वंश के 100 राजाओं ने शासन किया। उपरांत रोड वंश ने राज्य अपने हाथों में लिया। तो अब तीसरा शोध पत्र है, ये महान सिंध के 3 महान शासक। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट ली गई है, जिसमें सम्राट दस का जो टाइम है राजा रोड का वो 450 BC। 450 का मतलब ये है 2200 जो ये 2022 प्लस 450, इतने साल पहले जो सम्राट ध्वज राजा थे वो महान मतलब सिंध के शासक थे। और सिंध एक कोई छोटा था जिसमें आज का ईरान भी था, भले हिंद अफगानिस्तान भी था, और ये भारत भी था, आपका श्रीलंका भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, ये सारा मतलब वो सिंध उसमें आता था। तो इसमें की एक रिपोर्ट जो है ये अंग्रेजी से ली गई है, लेकिन मैं इसको यहाँ ये सारा किताब में पढ़ी इसके अंदर। तो उसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान है और ये सम्राट ध्वज राजा रोड जो हैं, ये जो आगरा है, आगरे के अंदर लाल किला है जिसको कहते हैं शाहजहां ने बना, वो आगरा जो है बादलगढ़ सम्राट ध्वज राजा रोड का मतलब वो था संसद भवन। और जो ये लाल किला है ना ताजमहल है, ये उनका राजमहल था। इस पे हमने लिख दिया है, सेंटर लग रही है इस पे, इसका नाम मतलब बदल कर जल्दी बदल जाओगे। और जो दिल्ली ये अपना राजस्थान है, ये अपना है दिल्ली का जो लाल किला है, ये लाल किला सम्राट पृथ्वीराज चौहान का लाल कोट के नाम से संसद भवन है। नाम बदले उन्होंने कुछ नहीं बनाया गया। तो इसका ये मैं तुम्हें बताऊं। अब ये जो अगली जयपुर में रोड राजघाट क्यों है, चौथा संशोधन है भाई, हमारे राजघाट यूपी में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं, वो उसमें राजस्थान में क्यों है जयपुर में। तो इसमें वो पूरी राजस्थान की लड़ाइयों का वर्णन किया है कि रोडों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उस राजस्थान के ऊपर जो कब्जा था वो रोडों का था, इस करके हमारे राजघाट आज नहीं बैठे। तो ये हो गया, ये शोध पत्र तो मेरा वहाँ पढ़ना है, मैंने अभी 24 तारीख से और 30 तारीख तक सारा नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ मेरा राष्ट्रीय इतिहास महासंघ तो वहाँ जाए 24 से और 30 तो मैं ये किताब बांट देता हूँ, ज़्यादा टाइम मिलेगा। हाँ जी और इसमें पूरी रिपोर्ट की है, विदेशी रिपोर्ट की है।